मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से अपने जो कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और आज अपने जो टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के लिए आज से भी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से समझना है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपने डेफिनेशन तो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं इसकी, लेकिन जो इसकी डिटेल है वो आप अपने आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो अपना आज का टॉपिक है वो आपके पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें, कि जो आपका ये बुक में टॉपिक दिया हुआ है, बुक में इसको कैसे दिया हुआ है वो दिखा देता हूँ आपको। बुक में इसमें बहुत सारी थ्योरी दी हुई है, ठीक है ना, आपके सामने है ये देखो। बुक में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक है आपके पास, और इसमें ये बहुत सारी थ्योरी है, डायग्राम है। ये डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जिग जैग मोशन को दिखाता है। तो ये सारी थ्योरी इसमें दी हुई है। तो मैंने जितनी थ्योरी आपको चाहिए थी, इसमें 4-5 लाइनें इंपॉर्टेंट निकलती हैं, वो निकाल दी और एक अलग से टॉपिक बना दिया कि यहाँ पे लिखा है ना, नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने अलग टॉपिक बना के इसको डिफाइन कर दिया क्योंकि आगे ये फार्मूला अपने आज निकालेंगे, ठीक है। तो बुक में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, तो आपको नोट्स वाला पढ़ लेना इसको, चाहे बुक से मत पढ़ना इस वाले टॉपिक को, वो आपकी इच्छा है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो वो आपकी इच्छा है, आप अपनी इच्छा अनुसार देख लेना इसको। तो अब देखो पहला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की प्रेजेंस में द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर, जो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये क्या होते हैं, मूव होते हैं किस में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि मैंने बताया था इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है माइनस ई वेक्टर, ठीक है। और ये माइनस का साइन अपने को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आया। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट दिस टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी डी। यानी इस टाइम जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, उस एवरेज वेलोसिटी को ही अपने क्या बोल देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो अपने सारी वेलोसिटीज़ का क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, और वो मीन वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। समझ आई इतनी चीज़ आपके। अब नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे जो इसका सिंबल है वो अपने वी डी से, मैंने ऊपर ये वी के ऊपर ये कुंडी इस टाइप से मोड़ी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये स्मॉल वी है, ठीक है। नहीं तो स्मॉल वी और कैपिटल वी में कई बार क्या हो जाता है, साइज दोनों का सेम ही हो जाता है ऐसे ही। तो मैं थोड़ा सा स्मॉल वी दिखाने के लिए इसको क्या किया, वी डी लिख दिया। डी का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्रिफ्ट, ठीक है। वी वेलोसिटी को बताता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वी डी से शो करते हैं। ये था इसमें। अब बुक में इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रखा है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में थ्योरी दे रखी है। वो सारी थ्योरी आप मत पढ़ना, कोई इसमें तुक वाली बात नहीं है, ना ही उसमें से आज तक कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, ना ही पूछा जाएगा उसमें से कुछ भी, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वी डी और ई जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इन दोनों में रिलेशन क्या है वो अपने फाइंड करेंगे। तो देखो फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे कि वी नो दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज एफ इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। आपको पता है कि अगर अपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दें, किसी इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दें, ठीक है, या किसी कंडक्टर पर क्या लगा दें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव, और उस पर ये फोर्स लगेगा ये फोर्स। अब आपको पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता है। एक्सेलरेशन क्यों जनरेट होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। कि मान लो कि कोई कार है, उस कार को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, जैसे मान लो ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगा रहे हो मतलब ब्रेक उस पर क्या लग रहा है, उसके टायर्स पर फोर्स लग रहा है, तो उससे वो कार रुक जाती है या स्लो हो जाती है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो कार को धक्का लगा रहे हो आप, तो पहले वो क्या थी,
स्टेशनरी थी, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन अब मान लो धक्का लगा दिया आपने उसको, तो अब क्या होगी, उसकी थोड़ी बहुत वेलोसिटी आ गई। तो मतलब क्या है कि जब भी अपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, और वेलोसिटी में चेंज को अपने किससे डिफाइन करते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो इससे भी इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है क्या, कि ड्यू टू दिस फोर्स इस इफ एक्सेलरेशन ए स्मॉल ए इज प्रोड्यूस्ड एंड लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम देन फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। भी मास इलेक्ट्रॉन का एम एज्यूम कर लिया और उसका एक्सेलरेशन अपने ए एज्यूम कर लिया। तो अब ये कहता कि फोर्स की डेफिनेशन तो अपने को ये कहती है कि एफ इज इक्वल टू एम ए वेक्टर होगा, अगर ए एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है एम मास के ऑब्जेक्ट में। तो अब लेकिन ऊपर अपने फोर्स की वैल्यू पड़ी थी ये वाली, भी फोर्स ये होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन नीचे अपने को जो फोर्स की डेफिनेशन है वो अलग फोर्स बता रही है। मतलब ये दोनों फोर्स एक ही हैं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए आपने कैलकुलेट किए हैं, तो मतलब क्या है, फॉर्मूले ही अलग अलग हैं, वैसे फोर्स एक ही हैं। तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, जो कि आपने बहुत बार किया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी किया होगा ये वाला। ठीक है, तो एम ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर, और यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूँ तो वो माइनस ई वैक्टर अपॉन क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब अपने को पहुँचना कहाँ पे है, वेलोसिटी पे पहुँचना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, सारे इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी। चलो एक्सेलरेशन तक तो आ गई। ठीक है, अब अपने निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो कि लेट एन इलेक्ट्रॉन, अपने एक ही इलेक्ट्रॉन पर कंसीडर करते हैं एक बार, भी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। कि आपको पता है जो कंडक्टर होता है, मान लो कोई भी आपके पास कंडक्टर है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँ पे। अब इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, उसके लिए वेलोसिटी निकालेंगे, फिर सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सम करके उसका एवरेज ले लेंगे, ये करेंगे। तो वही चीज़ अपने करते हैं कि लेट एन इलेक्ट्रॉन हैज़ इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर, भी कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर है, एंड फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन इज वी वेक्टर। देन भी आपने क्या एज्यूम कर लिया कि कोई कंडक्टर है से, उस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक कंडक्टर आपके पास, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो अब इस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ, तो इस टाइम जो इसकी वेलोसिटी है वो अपने यू वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। कितनी एज्यूम कर लेते हैं, यू वेक्टर इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं। अब बाद में आपने जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी अपने एज्यूम कर लिया भी कितनी होगी, वी वेक्टर होगी। और मैंने यहाँ पे लिखा है जस्ट बिफोर कॉलिजन, मतलब क्या है कि कॉलिजन से जस्ट पहले। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये मूव करेगा। अब ये मूव तब तक करता रहेगा जब तक कि ये किसी अदर इलेक्ट्रॉन या अदर आयन से क्या ना करे, कॉलिजन ना करे। तो जब कॉलिजन कर देगा तब जो इसकी वेलोसिटी पहले थी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो अपने ऐसा मान रहे हैं कि इसके कॉलिजन करने से जस्ट पहले जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वी वेक्टर है। ठीक है, वी वेक्टर अपने इसकी वेलोसिटी एज्यूम कर ली, समझ आया। तो अब अपने न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। तो यही तो फिजिक्स का फंडा है बच्चों, क्या है कि फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन कहीं भी यूज हो सकती है। अब आप सोच सकते हो इलेक्ट्रिक करंट में न्यूटन की इक्वेशंस यूज हो रही हैं। ठीक है, तो फिजिक्स तभी तो थोड़ी सी क्या लगती है बच्चों को, हार्ड लगती है, क्योंकि कहीं का भी फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है बच्चों। तो इस कारण क्या है कि थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, अपने को प्रैक्टिस से ये चीज़ें याद हो जाती हैं, डायरेक्ट आप रट्टा नहीं लगा सकते। तो देखो वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की हुई है, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस ई वेक्टर एम अपॉन टी। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई उसकी, भी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी है ये वाली, समझ आई। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि द अबव इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ये वाली जो इक्वेशन है इसको वन इलेक्ट्रॉन के लिए लगा सकते हैं आप। नाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स वी वुड टेक एवरेज वैल्यू। अब आपको मैंने यही चीज़ बताई थी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कंडक्टर के अंदर, उन सब की वेलोसिटीज़ का एवरेज लेना होगा आपको, मतलब सारों की वेलोसिटी को ऐड करके और उसको क्या करना है, उसका एवरेज लेना है। तो ये चीज़ सीधी डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है,
लेकिन अपने क्या करते हैं कि यहाँ पे एवरेज का सिंबल लगा देते हैं, ये एवरेज का सिंबल है। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो लेकिन नहीं पढ़ा, तो ये एवरेज का सिंबल है, दोनों साइड ऐसे एरो साइन लगा के, ठीक है ना। इसको एवरेज वैल्यू बोल देते हैं। मतलब वी की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, यू की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, और माइनस ई अपॉन एम और टी की एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखो ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास, ई वेक्टर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे तब तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और टी क्या है, जो दो कंटिन्यूस कॉलिजन के बिटवीन लगने वाला टाइम है, ठीक है। तो ये टी भी क्या है, यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेंगे इसकी। तो अब मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि देखो जब अपनी इन वेलोसिटीज़ की, जो इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटीज़ आ रही हैं कॉलिजन से जस्ट बिफोर वाली वेलोसिटीज़, इनका जब अपने एवरेज लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी। और जब अपने इस टाइम का क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो ये रिलैक्सेशन टाइम बन जाता है टो, जो आपने पढ़ा था। अब ये कैसे बन जाता है, जिस बच्चे को इनकी डेफिनेशन पता होगी ना, वो बच्चा ही इसको समझ सकता है। तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन यही थी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो कॉलिजन करते हैं, तो दो कंटिन्यूस कॉलिजन के बिटवीन जितना टाइम लगता है उन सब टाइम का मीन निकालने पड़े। तो मीन निकालने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम उसको बोल देंगे। तो मीन वैल्यू को कोई क्या बोला आपने, टाइम की मीन वैल्यू को रिलैक्सेशन टाइम बोला। और एक चीज़ यहाँ पे जो यू वेक्टर है ये जीरो ले लिया मैंने, ठीक है, जीरो ले लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया यू वेक्टर की वैल्यू है एवरेज वैल्यू जीरो, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन मस्ट बी जीरो फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अपने क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटीज़ को ज़ीरो मानते हैं। क्यों मानते हैं कि अगर मान लो ये कंडक्टर आपके पास, वही कंडक्टर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपके याद हो तो, कि अगर मैं यहाँ पे कोई फिक्स एरिया लूँ डेल्टा एस एरिया लूँ, और इस पर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा है, इस टाइम नहीं लगा रखा है, तो अब जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था इधर जाएंगे, मतलब नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो या नेट चार्ज फ्लो जीरो होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस साइड होगी, उतने इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी इस साइड होगी। तो यू वेक्टर और यू वेक्टर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मतलब नेट जो इनकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये एज्यूम करते हैं आपने, ठीक है। तो u को आपने जीरो ले लेना है यहाँ पर। तो वी डी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, वी डी की वैल्यू आपके पास, वी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वैक्टर अपॉन एम इंटू टो, ये आ जाएगी। इसको टो को रिलैक्सेशन टाइम अपने बोल देंगे। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे और लिख दी, क्या लिखी बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड। अपने निकाल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहे थे और नीचे ड्रिफ्ट स्पीड, तो यहाँ पे मैंने वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो, ये ऊपर ये वाला वेक्टर का साइन मत लगाना, यहाँ पे गलती से मैंने लगा दिया है, इसको हटा दूंगा मैं। वेक्टर का साइन आपको नहीं लगाना, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। अब ड्रिफ्ट स्पीड कैसे आ गई, आप तो सोचोगे कि सर स्पीड और वेलोसिटी तो डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब अपने इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका अपने मोड ले लेते हैं, ठीक है, उसका मोड ले लेते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड तो समझते ही हो आप, कि अगर मान लो आपको मैं कोई फोर्स दूं 20 न्यूटन आई कैप, ये कोई फोर्स है। अब आई कैप तो इसमें डायरेक्शन को शो कर रहा है, बी एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, और 20 न्यूटन ये यहाँ पे क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब अपने इसके साथ डायरेक्शन को अटैच कर देते हैं तो ये टोटली क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तभी फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो 20 न्यूटन लिख रहे हो अगर आप ओनली, तो मतलब फोर्स का आप क्या लिख रहे हो, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब मैं वेलोसिटी की यहाँ पे ओनली वैल्यू लिखूँ, उसकी डायरेक्शन ना लिखूँ, यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली उसका मैग्नीट्यूड लिखूँ, तो आपको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसको अपने स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड दोनों में डिफरेंस क्या है, बस उसमें वेक्टर लग जाता है, इसमें वेक्टर नहीं लगता। अब माइनस का साइन भी नहीं लगेगा, क्योंकि माइनस का साइन चार्ज के साथ तभी लगता है जब आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो। तो ड्रिफ्ट स्पीड में माइनस का साइन भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टो, ठीक है। काफ़ी न्यूमेरिकल में ये यूज होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एक मैंने बात लिखी हुई है, क्या बात है कि इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट
द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इक्वेशन 4 है वो शो कर रही है, जो नेगेटिव साइन है इसका ये वाला, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो ई वेक्टर है इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव होंगे, मान लो इस साइड मूव हो रहे हैं, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनकी इसी साइड ही होगी, जिस साइड मूव होंगे उसी साइड वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं अपने, ये रिजल्ट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने चलो लिखवा दिया आपको ये रिजल्ट, क्या कि फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर अपने नेगेटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो डायरेक्शन ऑफ वी डी एंड ई वेक्टर इज अपोजिट। यानी जो वी डी वेक्टर यानी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इनकी क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो आप देखो यहाँ पे फॉर्मूले में ऊपर प्लस आ जाएगा, तो प्लस आ जाएगा मतलब वी डी और ई की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब कि अगर मान लो आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि एक आपके पास कंडक्टर है कोई भी और उसमें इलेक्ट्रॉन की बजाय जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब उसमें आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें बताओ भी वी डी और ई में क्या रिलेशन होगा, इनकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो आप कहोगे कि पॉजिटिव आयन के लिए वी डी वैक्टर यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की अपोजिट होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, अपोजिट होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने, छोटा सा एग्जाम्पल है, वैसे ही बुक का नहीं है, ये अलग एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। तो क्या है इसमें कि इफ़ 20 माइक्रो एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए वायर टिल 30 सेकेंड देन फाइंड, यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर का करंट है वो एक वायर में से 30 सेकेंड तक क्या होता है, फ्लो होता है। तो आप निकालो चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वायर, वायर में से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू निकालनी है। और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वायर, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतना चार्ज फ्लो होने। यानी पहले तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है। तो अब अपने जो गिवन है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं वैल्यू। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू 20 म्यू एम्पियर माइक्रो एम्पियर है, तो 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। टाइम आपको 30 सेकेंड का गिवन है। तो चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हो गया, आई इंटू टी, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो Q इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30, तो ये 600 इंटू 10⁻⁻6 या 6 इंटू 10⁻⁻4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो वो देखो बच्चों क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वायर। तो अब इसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड कर ली, ये वाली Q की वैल्यू आपके पास है। और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपने फॉर्मूला कहाँ पे पढ़ा था, जब चैप्टर नंबर फर्स्ट था आपके पास। चैप्टर नंबर क्या आया था, फर्स्ट आया था, तब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई, इस फॉर्मूले से अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और आगे भी आपको कंपटीशन पर्पज से याद रखना है कि जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछें, ज़्यादातर केसेस में ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ होता है। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू है E, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो जब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये पॉइंट हट के ऊपर 0, तो ये 60/16 हो जाएगा, और इधर 10⁻⁻15 सॉरी +15 होगा ये। ठीक है ना, ये यहाँ पे एक और सही कर लेना आप, +15। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे, कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी करते थे जब मैं पढ़ाता था, कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकाले हैं लेकिन आप जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में निकाल रहे हो। बात भी आपकी सही है, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आप फाइंड कर रहे हो 3.75 इंटू 10⁻⁻15। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ सर? ठीक है, अब ये पॉसिबल ऐसे हुआ बच्चों कि अगर तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली 3.75 लिख रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लॉ ये फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन भी। इसके साथ जो n होता है, n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए।
तो ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ 10 की पावर समथिंग लगा देते हो, 10 की पावर 3 लगा दी, तो अब ये बन गया 3750, मतलब ये एक इंटीजर बन गया 10 की पावर 3 लगाने के साथ। तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, 3750 तो हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी आपके पास सब्सटेंस है उसमें। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ 10 की पावर 15 आ रहा है, तो इस कारण ये वाला जो n है ये एक क्या है, इंटीजर है। तो इसी कारण अपने क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने लिख देते हैं पॉइंट की फॉर्म में। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आपको मानना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट 4 इलेक्ट्रॉन के करीब आ रहेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थोड़ी सी वीडियो छोटी तभी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बनाने में आसानी रहती है, इससे आपको मिल भी जल्दी जाती है वीडियो। तो ज़रूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो पीडीएफ नोट्स हैं बच्चों, वो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाला हुआ है, तो वहाँ से देख लें आप। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।